हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं नाउन टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक होता क्या है, किन किन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक को पूछा जाता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी इंग्लिश लैंग्वेज जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाएगी आपसे, उसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नाउन टॉपिक की प्राथमिकता आपकी बढ़ जाती है। तो आप लोगों को ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि मैं अगर नाम लूँ बैंक, एसएससी या आपके किसी भी डिफेंस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, जैसे कि आपका एनडीए हो गया, सीडीएस है या एयरफोर्स है, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नाउन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उठते हैं। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये भी पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे सेंटेंस का। तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसका एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें नाउन और प्रोनाउन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किन किन शब्दों से नाउन बनता है और प्रोनाउंस क्या होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इनसे एसोसिएटेड रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो नाउन टॉपिक में हम लोग ये देखते हैं कि नाउन टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वजह से कि ये नेम्स के बारे में डिस्कस करता है। नाउन टॉपिक में हम लोग नेम्स का अध्ययन करेंगे, नामों के बारे में देखेंगे, हर तरह के नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी वस्तु का हो, चाहे वो किसी जानवर का हो, चाहे वो किसी जगह का हो। ठीक है, कोई भी नाम होगा दैट इज़ एसोसिएटेड विद द टॉपिक नाउन, वो आपके नाउन टॉपिक से एसोसिएटेड होगा और उसके नाउन टॉपिक के ऊपर लगने वाले सभी रूल्स उस नेम, उस नाउन से एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, नाउन शब्द लैटिन वर्ड नोमेन से निकला हुआ है। नोमेन का मतलब क्या होता है? नोमेन का मतलब होता है लैटिन में नेम। ठीक, इस बात को ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, जानना ज़रूरी है। अगर आप एक बार इस बात को समझ लेते हैं तो आपको इसका डेफिनेशन याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। इसीलिए कई सारी जगहों पर कहा जाता है जो शब्द नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब जिन शब्दों से नाम रखा जाता है, जिन शब्दों से नाम मिलता है हम लोगों को, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। और नेमिंग वर्ड्स ही हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। नाउन टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, व्हाट टू स्टडी, किन किन चीज़ों के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, नाउन टॉपिक में हमें क्लासिफिकेशन, नंबर्स, जेंडर्स और केसेस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये 4 पोर्शंस होते हैं जो कि नाउन टॉपिक में हमें कवर करने होते हैं। क्लासिफिकेशन में काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। ठीक, आपका प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये जितने भी काइंड्स होते हैं इसके बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं नंबर्स की तो हम डिस्कस करेंगे कि काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स, कितने नाउन काउंटेबल्स होते हैं, कितने नाउन अनकाउंटेबल्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग नंबर्स वाले सेक्शन पे डिस्कस करते हैं। ठीक, और एक बात नंबर में और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से नाउन्स हमारे सिंगुलर हो सकते हैं और कौन कौन से नाउन हमारे प्लूरल हो सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर का मतलब होता है, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल से बना हुआ है ये शब्द। सिंगुलर का मतलब होता है एक। ठीक है, और प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से अधिक। प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से अधिक। तो जब कभी भी हम सिंगुलर और प्लूरल अपने नाउन को बनाते हैं तो वो किस सेक्शन में जाता है? वो नंबर्स वाले पोर्शन में जाता है। हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स में किस तरीके से हम नाउन को सिंगुलर कर रहे हैं या प्लूरल कर रहे हैं। जेंडर्स की जब हम बात करते हैं तो जेंडर्स में मैस्कुलिन जेंडर क्या है, ठीक है, जेंडर्स में फेमिनिन जेंडर क्या है, ठीक, न्यूटर जेंडर क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन जेंडर क्या है। ठीक है, ये 4 तरह के जेंडर्स होते हैं। इनसे एसोसिएटेड जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हम जेंडर टॉपिक में डिस्कस करते हैं। और रही बात केसेस की, तो केसेस में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, ये 3 केसेस हमारे डिस्कस किए जाते हैं केसेस सेक्शन में। आप लोगों को, सभी लोगों को ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब कभी भी हम बात करते हैं पॉजिटिव केस की
तो पॉजेसिव केस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाउन टॉपिक में। अभी हम आगे केस वाले सेक्शन में जाके पढ़ेंगे भी। पॉजेसिव केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाउन टॉपिक में, और ध्यान रखना चाहिए कि पॉजेसिव केस ही चेंज होता है नाउन टॉपिक में। बाकी नाउन की अगर हम बात करें तो जैसा नाउन सब्जेक्ट में लिखा जाता है उसी तरह से नाउन हमारा ऑब्जेक्ट में भी लिखा जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो भी नाउन्स होते हैं वो सिमिलैरिटी रखते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, सिमिलर ही होते हैं। इसीलिए जब कभी भी रूल्स की बात आती है तो पॉजेसिव केस के ऊपर हमेशा रूल्स आपको पढ़ाए जाते हैं। रूल्स किस में पढ़ाए जाते हैं? पॉजेसिव केस के ऊपर आपको रूल्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये हो गई कि हमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी इन दिस टॉपिक नाउन। हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ते हुए बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन की। नाउन का जो मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन बताया था, 5 काइंड्स होते हैं नाउन के, 5 तरह के नाउन होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये 5 प्रकार हो गए। अब जब मैं प्रॉपर की बात करता हूँ तो प्रॉपर का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर का मीनिंग होता है पर्टिकुलर, किसी का एक स्थायी नाम, ठीक है। सपोज करो जैसे कि ये सोल्जर है, इसका स्थायी नाम है रोहन। मुझे इसका स्थायी नाम पता है, मतलब ये नाम कभी इसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। जन्म के समय में इसको एक स्थायी नाम दे दिया गया रोहन, ठीक है। तो ये हमारा रोहन क्या हो गया? ये एक हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन वो होता है जो सामान्यतः एक व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है। सामान्य रूप से इस व्यक्ति को, जो आपके सामने यहाँ पर पिक्चर में खड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? या तो फिर हम इसको सामान्य रूप से एक सोल्जर बोलेंगे, या तो फिर हम सामान्य रूप से इसको एक मैन बोलेंगे, ठीक है। या तो हम अगर बहुत नई उम्र का लड़का है तो हम इसको बॉय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य रूप से जो नाम यूज़ किए जाते हैं उन्हीं को हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है जब कभी भी हम किसी भी ग्रुप का नाम लिखते हैं, इसको हम ग्रुप नेमर भी कहते हैं। ग्रुप के नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि इसी की तरह के बहुत सारे जवान, बहुत सारे सोल्जर्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? हम आर्मी बोलते हैं। या बहुत सारे जवानों की जो एक टुकड़ी होती है, जो उनका समूह होता है, उसको क्या बोला जाता है? ट्रूप बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये ग्रुप नेम हो गया, ये ग्रुप नेमर हो गया, ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसी तरह से जब कभी भी हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की, तो जिस मैटर से चीज़ें बनती हैं, ठीक, उसी मैटर को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, नेम ऑफ मैटर। जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर मैं इस गन की बात करूं या इस राइफ़ल की बात करूं, ठीक, इसने अपने हाथ में राइफ़ल ली हुई है। जो लंबी बैरल की जो भी गन होती है उसको राइफ़ल कहा जाता है। इसने अपने हाथ में एक राइफ़ल ली हुई है, और इस राइफ़ल को बनाने के लिए किन किन मैटर का यूज़ किया गया है? इस राइफ़ल में कहीं कुछ जगहों पर प्लास्टिक का भी यूज़ किया गया होगा, ठीक, और इस राइफ़ल में ज़्यादातर आयरन का यूज़ किया गया होगा। तो आयरन और प्लास्टिक ये दोनों क्या हो गए आपके? ये दोनों मटेरियल नाउन हो गए, क्योंकि आयरन और प्लास्टिक से मिलकर ये एक राइफ़ल बनी है, ठीक। और जो ये राइफ़ल बनी है, जो ये राइफ़ल है, इसको हम क्या कहेंगे? ये कहलाया जाएगा आपका कॉमन नाउन। ये क्या कहलाया जाएगा? कॉमन नाउन। जब कभी भी अब एक एग्जांपल और आपको यहाँ पर दे देता हूँ मैं, जैसे कि चेयर की बात करते हैं, तो चेयर एक कॉमन नाउन है। चेयर क्या है? एक कॉमन नाउन है। पर जब कभी भी हम बात करेंगे कि चेयर किस मटेरियल से बनी है, सपोज़ कीजिए आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि चेयर आपकी प्लास्टिक की भी आती है, ठीक है, चेयर आपकी आयरन की भी आती है, ठीक है, और चेयर आपकी वुड की भी आती है, ठीक है। तो वुड से बनी हुई चेयर, ठीक है, तो ये वुड क्या हो गया? ये मटेरियल है जिससे ये कॉमन नाउन बनता है। आयरन क्या हो गया? मटेरियल हो गया। प्लास्टिक क्या हो गया? मटेरियल हो गया। तो मटेरियल नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, द नेम ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल नाउन के एग्जांपल आपको मिल गए। प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके? ये सब होते हैं आपके मटेरियल नाउन, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस व्यक्ति के अंदर कोई भी फीलिंग होगी, सपोज करो इसके पैर में यहाँ पर गोली लगी और इसको पेन हो रहा है, तो ये पेन किस तरह का नाउन है? ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक है। सपोज करो कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर नॉलेज, बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर ज्ञान रखता है, ठीक है, तो
तो ये नॉलेज, ये किस तरह का नाउन कहलाएगा? नॉलेज एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ठीक है, नॉलेज आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नेम को कहते हैं जो कि इनटेंजिबल होते हैं, जिनको छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, जिनको छुआ नहीं जा सकता, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप इस व्यक्ति को देख के ये नहीं कह सकते इस व्यक्ति के अंदर कितना नॉलेज है। ठीक है, आप इस व्यक्ति के चेहरे को देख के ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति के अंदर कितना पेन है, कितना दर्द छिपा हुआ है। ठीक है, वो ये सिर्फ महसूस कर सकता है, अपनी नॉलेज को, अपने पेन को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने एंगर को। एंगर भी क्या है आपका? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में है। हो सकता है उसे अपना गुस्सा छिपाना बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है, तो ये सारे जितने भी नाम मैंने अभी लिए, एंगर हो गया, नॉलेज हो गया, पेन हो गया, ये सभी जितने भी नाम मैंने अभी लिए, ये सभी किस में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं? दीज ऑल आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नाउन के क्लासिफिकेशन। इन्हीं नाउन्स को दो बड़े पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसको कहते हैं हम, कुछ होते हैं इन्हीं नाउन्स में से, कुछ होते हैं आपके काउंटेबल जिनको गिना जा सकता है, और कुछ होते हैं आपके अनकाउंटेबल जिनको हम गिन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बुक्स की बात करूं, पेन्स की बात करूं, आपके घरों में ये सारे ऑब्जेक्ट्स अक्सर देखने को मिलते होंगे। आपके घरों में बुक्स देखने को मिलती होंगी, आपके घरों में पेन देखने को मिलते होंगे। तो जब हम बुक्स की बात करते हैं, पेन्स की बात करते हैं, कोई भी डिवाइसेस हो गई या पेजेस हो गए, ठीक है, फिंगर्स आपकी हैं, रिवर्स हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन काउंट दीज ऑब्जेक्ट्स। हम इन चीज़ों को गिन सकते हैं। जो गिनने योग्य हों, काउंट एबल। जो एबल का मतलब है योग्य, जो गिनने योग्य हों वही काउंटेबल कहलाते हैं। जो गिनने योग्य ना हो, अन का मतलब है नॉट। ठीक है, जो गिनने योग्य ना हो, जिसको हम नहीं गिन सकते, उन्हीं को हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर है, वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क आप गिन नहीं सकते, मिल्क में ये नहीं कह सकते कि 5 लाख पार्टिकल्स हैं, या वाटर में 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं या 10,000 पार्टिकल्स हैं, आप ये नहीं कह सकते। राइस के दाने गिने जा सकते हैं, ग्रेन्स गिने जा सकते हैं, पर राइस नहीं गिना जाएगा। हेयर, वुड, सॉल्ट, बटर, गोल्ड, इसी तरह से ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके गिने नहीं जा सकते। दीज ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स की श्रेणी में लेके आते हैं। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। तो ये हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल की परिभाषा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन से कलेक्टिव नाउन्स आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? कलेक्टिव नाउन्स मैंने अभी आपको बताया, ग्रुप का नाम होता है, समूह का नाम होता है, ग्रुप नेमर्स होते हैं ये। ठीक है, समूह वाचक संज्ञा इसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, ये सभी काउंटेबल नाउन्स आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, स्क्रीन में जो आ रहे हैं। इन सभी काउंटेबल नाउन्स को एक बार आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, पढ़ लेना है। इसके बाद ये सभी काउंटेबल नाउन्स मैं आपको पिक्चर के माध्यम से एक एक करके आगे पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि इन्हें, इनका नाम इस तरह से कैसे रखा गया, और इससे एसोसिएटेड जो नियम है वो आपको मैं समझाऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से, एग्ज़ाम के मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी बात की वॉली की, सबसे पहला हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो है वॉली। वॉली एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो कि समूह में, ग्रुप में शॉट्स, मतलब गोलियों के इस तरीके के शॉट्स के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब शॉट्स का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर आप किसी भी गन से, बंदूक से गोली मार रहे हैं किसी जगह पे, उन्हीं गोलियों को हम क्या बोलते हैं? शॉट्स बोलते हैं। जब बहुत सारे शॉट्स एक साथ मारे जाते हैं, बहुत सारी गोलियां एक साथ चलाई जाती हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? उस समूह को हम लोग वॉली कहते हैं। एरोज़ क्या होते हैं? तीर को एरो कहते हैं। ठीक है, एरोज़ जब कभी भी बहुत सारे समूह में एक साथ, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 3 एरोज़ एक साथ यहाँ पर इस जगह पे मारे गए, इस निशाने पे मारे गए। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उस मूवी में भी 3-3, 4-4 एरोज़ एक एक साथ चलाए जाते थे। तो जब कभी भी 3 एरोज़ का ग्रुप एक साथ चलाया जाता था तो उसको हम वॉली ऑफ 3 एरोज़ बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? अ वॉली ऑफ
3 एरोज, मतलब 3 एरोज का एक समूह एक साथ मारा जा रहा है, दैट इज़ व्हाट एरोज। इसी तरह से मिसाइल्स के लिए भी हम लोग वॉली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वॉली ऑफ 2 मिसाइल्स ऑन द ट्रक। इस ट्रक में कितने मिसाइल्स की वॉली है? 2 मिसाइल्स की वॉली, मतलब 2 मिसाइल्स का एक ग्रुप है। अगर 6 मिसाइल्स आपके सामने उड़ते हुए चले आ रहे हैं, या आपने देखा 6 मिसाइल्स कहीं उड़ते हुए जा रहे हैं, एक साथ 6 मिसाइल्स उड़ रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? वॉली ऑफ 6 मिसाइल्स, वॉली ऑफ 6 मिसाइल्स बोला जाएगा। तो इस तरीके से वॉली शब्द जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है मिसाइल्स के लिए, एरोस के लिए और शॉट्स के लिए। ये शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉली शब्द वुलेर से निकला है, वुलेर से निकला है। वुलेर शब्द का मतलब होता है टू फ्लाई इन लैटिन, ठीक है, उड़ना, ठीक। इसीलिए जब कभी भी आप वॉलीबॉल खेलते हैं, जब कभी भी आप वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल में हमेशा ही हवा में बॉल को रखा जाता है। बॉल कहाँ पे रहती है? हमेशा हवा में रहती है। जिस भी पिच के साइड में बॉल गिरेगी तो पॉइंट दूसरे वाले पिच को मिलेगा, और वो जो जिसके साइड में गिर रही है बॉल सबसे ज़्यादा, वो वॉलीबॉल गेम हारता चला जाएगा, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि वॉली शब्द किस लिए? उड़ने के सेंस में यूज़ होता है। इसीलिए ये जितने भी वेपन्स हैं या जितने भी हथियार हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के अटैक करते हैं और उड़ के सामने वाले को हर्ट करते हैं, मारते हैं, तो उन सभी हथियारों के लिए वॉली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जब कभी भी हम बात करते हैं झुंड की, जो कि बीज का हो, मधुमक्खियों का हो, ठीक है, चाहे वो हनी बीज हों, चाहे या सिर्फ बीज हों, या आपका फ्लाइज हों, फ्लाइज का मतलब मक्खियाँ हों, या आपके लॉकस्ट्स हों, ये आपको जो पिक्चर में ये सब दिख रहे हैं ये क्या हैं? दीज आर कॉल्ड लॉकस्ट्स, इन्हें लॉकस्ट्स कहते हैं। आपके लॉकस्ट्स हैं, फ्लाइज हैं, बीज हैं, लॉकस्ट्स। लॉकस्ट्स का मतलब होता है टिड्डा, ठीक है। टिड्डे, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, और बीज मतलब इस तरीके की मधुमक्खियाँ, हनी बीज हो सकती हैं या बर्रिया हो सकती हैं, ठीक है। तो इन सब के समूह को स्वाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वाम। हमेशा ध्यान रखना है ये सभी तीनों क्या होते हैं? ये इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उड़ने वाले जब कभी भी इंसेक्ट्स के ग्रुप को भी कई बार लैंग्वेज एक्सपर्ट्स स्वाम के लिए सजेस्ट करते हैं कि आप इनको स्वाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्वाम ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स बोला जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे समूह में उड़ते हुए जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक। बरसात के समय में भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े आप लोगों ने देखे होंगे, निकलते होंगे। तो ग्रुप में जब कभी भी इस तरीके से कीड़े मकोड़े निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको स्वाम कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं म्यूजिशियंस की, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं म्यूजिशियन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे सिंगर्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूजिशियंस। जब मैं म्यूजिशियंस की बात करता हूँ, म्यूजिशियंस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो म्यूज़िक को देता है, जो म्यूज़िक बजाता है, ठीक है, मतलब जो धुन निकालता है। जब कभी भी म्यूजिशियंस की बात की जाती है, एक ऐसे व्यक्ति जो धुन निकालते हैं, उनके ग्रुप को, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, ठीक। पर जब कभी भी हम लोग बात करते हैं सिंगर्स की, डांसर्स की, आर्टिस्ट्स की, तो हम लोग उनके समूह को क्या कहते हैं? ट्रूप कहते हैं, ठीक है। किनके किनके समूह को? सिंगर्स हो गए, ठीक, डांसर्स हो गए, ठीक, या आपके आर्टिस्ट्स हो गए, ठीक। जितने भी आर्टिस्ट्स हैं, जो भी कलाकार होते हैं, या जितने भी नाट्य कंपनी में काम करते हैं, जो भी थिएटर में काम करते हैं, थिएटर का जो पूरा ग्रुप होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको भी ट्रूप कहा जाता है, ठीक है। ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट्स, ट्रूप ऑफ डांसर्स या ट्रूप ऑफ सिंगर्स बोला जाता है, ठीक। ध्यान रखना है, इसी तरह का एक ट्रूप और होता है, दैट इज़ ये यूज़ किया जाता है आपके आर्मी के जो जवान होते हैं उनके टुकड़ियों के लिए, ठीक है, उनके ग्रुप के लिए। जैसे कि ये सभी आपको जो यहाँ पर फोटो में दिख रहे हैं, दीज आर सोल्जर्स, ये सब क्या हैं? आपके सोल्जर्स हैं। तो सोल्जर्स के समूह को, सोल्जर्स के ग्रुप को भी हम लोग क्या कहेंगे? ट्रूप कहेंगे। ध्यान रखना है कि TROOP और TROUPE इनकी स्पेलिंग सेम है नहीं, स्पेलिंग सेम नहीं है, इनकी मीनिंग भी सेम नहीं है, इनका बस साउंड सेम है, इनका साउंड सेम है,
ठीक है। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, ये क्या है? सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, पर जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है, इनका मीनिंग पर अलग अलग है। TROOP ट्रूप का मतलब है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, और TROUPE ट्रूप का मतलब है ग्रुप ऑफ डांसर्स या ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स। तो जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है पर साउंड सिमिलर होता है, ऐसे शब्दों को हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोफोन्स। फोन्स का मतलब होता है साउंड, फोन्स का मतलब होता है साउंड, और होमो का मतलब होता है सिमिलर, होमो का मतलब होता है सिमिलर। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, ठीक है। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, बट मीनिंग इज डिफरेंट, पर मीनिंग क्या है इसकी? पूरी तरह से अलग है। साउंड सिमिलर है पर मीनिंग अलग है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके आगे जब हम बात करते हैं तो फ्लीट की बात आती है। फ्लीट व्हीकल्स के समूह को बोला जाता है, जो कि जनरल सेंस होता है। व्हीकल्स किस तरीके के हो गए, किस तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के यूनिट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? जैसे कि हम बात करते हैं बहुत सारे शिप्स की, पानी के जहाज़ों का जो बहुत बड़ा बेड़ा होता है, समूह होता है, जो एक साथ चल रहा हो या एक साथ खड़ा हुआ हो, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज़ कॉल्ड फ्लीट, उसको फ्लीट कहा जाएगा। कार्स का देखिए यहाँ पे, जैसे बहुत बड़े कार्स का समूह, बहुत बड़े कार्स का ग्रुप, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लीट, इसको भी फ्लीट बोलेंगे। टैंक्स के समूह को भी हम लोग फ्लीट बोलेंगे, ठीक है। जो तोप होती हैं, इस तरीके के जो टैंक्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, इनके समूह को भी फ्लीट बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ टैंक्स, ग्रुप ऑफ कार्स और ग्रुप ऑफ शिप्स, दीज आर कॉल्ड फ्लीट, इनको हम फ्लीट कहते हैं, ठीक है। जब कभी भी हम बहुत सारे ग्रुप्स की, कार्स के ग्रुप्स की बात करते हैं तो उसको हम कॉन्वॉय भी कहते हैं, उसको कॉन्वॉय भी बोला जाता है और कैवलकेड भी बोला जाता है, कैवलकेड भी बोला जाता है, कॉन्वॉय और कैवलकेड भी बोला जाता है। कार्स के ग्रुप को कॉन्वॉय और कैवलकेड भी बोला जाता है। ये सिनोनिम होते हैं फ्लीट शब्द के, कॉन्वॉय और कैवलकेड, CAVALCADE, कैवलकेड, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं बहुत सारे भेड़ियों की, ठीक है, भेड़िया मतलब वोल्फ, तो सिंगुलर हो तो भेड़िया वोल्फ कहलाएगा, प्लूरल है तो WOLVES, वोल्व्स कहलाएगा, ठीक है। जब हम बहुत सारे ग्रुप में भेड़ियों की बात करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड पैक। इनको क्या कहा जाता है? समूह, इनका समूह का नाम क्या होता है? पैक, ठीक है। अ पैक ऑफ वोल्व्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके लिए हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अ पैक ऑफ वोल्व्स, WOLVES, वोल्व्स, मतलब भेड़ियों का बहुत छोटा सा एक समूह है। कितने भेड़िए हैं इसमें? देयर आर ओनली 5 वोल्व्स देयर, ठीक है, सिर्फ 5 वोल्व्स हैं यहाँ पर, ठीक है, दैट इज़ पैक। इसी तरह से भेड़िया और कुत्ते एक ही प्रजाति के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, ठीक है, कैनाइन बोला जाता है इनको ऐसे इंग्लिश में। तो जब कभी भी हम कुत्तों की बात करते हैं, और वो भी शिकारी कुत्तों की बात करते हैं, जो शिकार करने के लिए या हंट करने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं इंसानों द्वारा, या जो हंटिंग डॉग्स होते हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो इनके लिए इन ऐसे कुत्तों के लिए एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। उस नाम को कहते हैं हाउंड, HOUND, हाउंड, ठीक है, शिकारी कुत्ते। तो जब बहुत सारे हाउंड्स होते हैं, और उनका एक इस तरीके का, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, एक पूरा ग्रुप है, ये क्या है? शिकारी कुत्ते हैं। बहुत सारे हाउंड्स का एक समूह, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज़ कॉल्ड पैक, उसको भी हम पैक बोलते हैं, पैक ऑफ हाउंड्स, ठीक है। तो इसी तरह से पैक ऑफ वोल्व्स और पैक ऑफ हाउंड्स, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम कार्ड्स की। जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स का मतलब ताश के पत्ते, ठीक है, ताश के पत्तों का ग्रुप, समूह, जब आप दुकान से खरीद के लेके आते हैं, जब आपको शॉपकीपर बहुत सारे कार्ड्स एक पैकेट में बंद करके देता है, उसको हम कहते हैं
पैक ऑफ कार्ड्स, उसको भी पैक कहा जाता है, ठीक है। ये पैक शब्द कार्ड्स के ग्रुप के लिए भी यूज़ किया जाता है। कार्ड्स के समूह के लिए एक और शब्द यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। क्या यूज़ किया जाता है? डेक ऑफ कार्ड्स। डेक शब्द हम उस समय यूज़ करते हैं कार्ड्स के लिए जब कभी भी हम लोग कार्ड्स को खेल रहे होते हैं, वाइल प्लेइंग। कब यूज़ करते हैं? वाइल प्लेइंग, जब हम कार्ड्स को खेल रहे होते हैं। खेलते समय हम लोग कार्ड्स का इस्तेमाल, कार्ड्स की जो छोटी छोटी गड्डियाँ बनाते हैं और फिर हम आपस में 4 प्लेयर्स में या 5 प्लेयर्स में उसको बांट देते हैं, तो वही जो छोटी गड्डियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? डेक बोलते हैं, ठीक है। या कभी कभी 2 बड़ी गड्डियों को 52 कार्ड्स को, 2 52 कार्ड्स की गड्डियों को मिलाकर एक डेक बना दिया जाता है, ठीक है। उसको भी डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। डेक कार्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। डेक शब्द भी ग्रुप, कलेक्टिव नाउन है ये, ग्रुप नेमर है ये, पर इसको यूज़ किया जाता है जब हम कार्ड्स को खेल रहे होते हैं वाइल प्लेइंग। पर पैक का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब हम कार्ड्स को दुकान से खरीद के लेके आते हैं, जब वो पैकेट में बंद होता है, दैट इज़ कॉल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। तो ये डिफरेंस होता है पैक ऑफ कार्ड्स और डेक ऑफ कार्ड्स में। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसे जोड़े की, पेयर का मतलब सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, इसको कहते हैं हम जोड़ा, ठीक है। तो जोड़े का मतलब होता है एक के साथ एक हमेशा ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों अगर अलग अलग हो जाएं, जैसे कि यहाँ पे आप ये क्या देख रहे हैं, ये हैं शूज़, ठीक है, ये हैं शूज़, ये हैं आपकी सीजर्स, जी हाँ सीजर्स। कभी भी आप इसको SCISSOR ना लिखें और ना ही यूज़ करें। सीजर नहीं होता है, सीजर्स होता है, ठीक है। जैसे हो गए शूज़, सीजर्स, या ग्लव्स, GLOVES, ग्लव्स, ये बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, बॉक्सिंग के काम में आते हैं। या आपका ट्राउज़र्स, TROUSERS, ट्राउज़र्स, या आपका होता है पैंट्स। जब हम ट्राउज़र्स, पैंट्स, ग्लव्स, सीजर्स और शूज़ की बात करते हैं तो इनके लिए हम लोग पेयर का इस्तेमाल करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? पेयर का, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको जोड़े के सेंस में बोलनी है, जैसे कि आप कहना चाहें एक जोड़ी जूता, तो आप क्या बोलेंगे? आप पेयर ऑफ शूज़ बोलेंगे, आप पेयर ऑफ शूज़ बोलेंगे। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। आपको बोलना है एक जोड़ी दस्ताने, एक जोड़ी ग्लव्स, ग्लव्स को हिंदी में क्या कहते हैं? दस्ताने। तो आप क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ ग्लव्स बोलेंगे, अ पेयर ऑफ ग्लव्स बोलेंगे, ठीक है। अगर आपने बोला एक जोड़ी पैंट, ठीक है, जो आप लोग, हम लोग जैसे कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह से हम लोग शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है। ग्लव्स, शूज़, सीजर्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, इनके लिए हम लोग पेयर का यूज़ करते हैं, जोड़े का इस्तेमाल करते हैं, जोड़ा शब्द यूज़ करते हैं, ठीक। इसी तरह से ध्यान रखना है, गुच्छे के लिए हम लोग बंच का यूज़ करते हैं। और ये जो गुच्छा शब्द है ये कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है? हिंदी लैंग्वेज में भी हम इसको चाबियों के लिए, कीज़ के लिए गुच्छे का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं बंच ऑफ कीज़। क्या कह सकते हैं? बंच ऑफ कीज़, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ग्रेप्स के लिए, ग्रेप्स का मतलब अंगूर के गुच्छे के लिए कहते हैं ना, अंगूर का गुच्छा, वैसे ही हम लोग बंच ऑफ ग्रेप्स बोल सकते हैं, ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। इसी तरह से बनाना के लिए भी हम लोग, बनाना का जैसे कि ये देखिए लेडी के ऊपर मत्थे पे ये क्या रखा हुआ है, ये केले का गुच्छा है, एक बहुत बड़ा सा गुच्छा है, ये बहुत सारे केले इसमें लगे हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? बंच ऑफ, BUNCH, बंच ऑफ बनानास, BANANAS, बंच ऑफ बनानास। इसी तरह से जो आपके फूल होते हैं, ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं, उनको भी हम लोग बंच ऑफ फ्लावर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बंच ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के समूह के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बुके, BOUQUET, बुके। बुके शब्द का इस्तेमाल फ्लावर्स के लिए उस समय किया जाता है, बुके ऑफ फ्लावर्स उस समय बोला जाता है जब आप
फ्लावर्स को या तो फिर सजा रहे हों, डेकोरेशन के काम में ला रहे हों, ठीक है। आपने सपोज़ किया सजाया है फ्लावर्स को कहीं पे अपने घर के कॉर्नर पे, बहुत खूबसूरत जगह पे, उस समय आप बुके ऑफ फ्लावर्स जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। या तो फिर आपने बुके शब्द का इस्तेमाल फ्लावर्स के लिए उस समय करना है जब आप फ्लावर्स को बढ़िया तरीके से सजा के एक पैकेट में उसको कहीं गिफ्ट किसी को करने जा रहे हो। जब फ्लावर्स को गिफ्ट किया जाता है उस समय भी हम लोग फ्लावर्स के लिए बुके ऑफ फ्लावर्स का यूज़ ज़्यादा अच्छा मानते हैं इंस्टेड ऑफ बंच ऑफ फ्लावर्स की जगह पे, ठीक है। तो बुके ऑफ फ्लावर्स हमेशा ही सजावट के साथ जब कभी भी फूलों को रखा जाता है या लगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बुके ऑफ फ्लावर्स। और ऐसे ही गुच्छा बना लिया गया, रैंडम गुच्छा बना लिया गया, दैट इज़ कॉल्ड बंच ऑफ फ्लावर्स। तो ये बंच ऑफ फ्लावर्स और बुके ऑफ फ्लावर्स में अंतर होता है। इसी तरह से बंडल शब्द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? बंडल शब्द का यूज़ किया जाता है जब कभी भी हम लकड़ी की बात करते हैं जो कि आपके स्टिक्स होती हैं, ठीक है। जब कभी भी हम लोग स्टिक्स की बात करते हैं, स्टिक का मतलब है एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, जो कि छड़ी के काम में आता है। जैसे कि आपको किसी को पीटना है तो ये क्या है आपके, ये स्टिक्स हैं, ठीक। और इन्हीं का इस तरीके से ये जो ग्रुप बन जाता है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे कि ग्रुप बना दिया गया, ठीक, और उसको बांध दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बंडल। इसी को बंडल बोला जाता है, ठीक है। बंडल शब्द हम लोग एक किसी भी हे, मतलब हे का मतलब क्या है, हमारे किसी भी तरीके का भूसा जो होता है, भूसे का भी बंडल बनाया जाता है इस तरह से। ये आप क्या देख रहे हैं, दैट इज़ हे, HAY, ठीक है। एक होता है HEY और दूसरा होता है HAY। तो यहाँ पर आप लोगों को किसका ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है हम HAY की बात कर रहे हैं, HEY की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम HAY की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये हे, HAY है, ठीक है। HEY हे का मतलब होता है जब कभी भी हम किसी से हाय कहते हैं या किसी को संबोधित करके बुलाते हैं, दैट इज़ हे, HEY, ठीक है। यहाँ पर हम हे HAY की बात कर रहे हैं। तो हे का मतलब है भूसा, भूसे का भी बंडल होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बंडल, बंडल ऑफ हे, इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। अब जब कभी भी हम लोग लकड़ी के डंठल की बात करते हैं या पेड़ के डंठल की बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, ये इस फोटो में आप ध्यान से देखिए कि बहुत सारे पत्तियाँ लगी हुई हैं। अभी इन्हीं सभी पत्तियों को नोच दिया जाए, ठीक है, और सिर्फ ये जो लकड़ी है, जो छड़ी है, सिर्फ इसी छड़ी को यहाँ पर रखा जाए और बाकी पत्तियों को नोच दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, और इसको तोड़ लिया जाए यहाँ डाल से, तो ये क्या बन जाएगा, दैट हैज़ बिकम ट्विग। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्विग, ठीक है। तो जो ट्विग, इसी तरीके से सपोज करो आपने बहुत सारे डंठल तोड़ लिए पेड़ से, और उन्हीं सभी डंठल को, लकड़ी के डंठल को आप लोग क्या बोलेंगे, ट्विग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्विग्स बोलेंगे। तो जब हम बात करेंगे बहुत सारे ट्विग्स की, तो उसके लिए भी कलेक्टिव नाउन बंडल का यूज़ किया जाएगा, बंडल ऑफ ट्विग्स का यूज़ किया जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं बहुत सारी लड़कियों की, ठीक है, गर्ल्स की बात करते हैं, या जब बहुत सारे औरतों की बात करते हैं, विमेन की बात करते हैं, ठीक है, तो इनके समूह को हम लोग बेवी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनके समूह को हम लोग बेवी कहते हैं, ठीक है। बेवी ऑफ गर्ल्स या बेवी ऑफ वुमेन बोला जाता है, बेवी ऑफ विमेन बोला जाता है, विमेन बोला जाता है, WOMEN। ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ लगा के हमेशा ही प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। बेबी ऑफ गर्ल्स और बेबी ऑफ विमेन बोला जाएगा, ठीक। बेबी का मतलब है विमेन का समूह। बहुत सारी, देखो यहाँ पे बहुत सारी किसी न किसी की ये वाइफ होंगी, जितनी भी ये यहाँ पे औरतें खड़ी हुई हैं, मतलब किसी ना किसी की बीवी होंगी, तो ये बीवियों का समूह, दैट इज़ कॉल्ड बेबी। इस तरह से आसानी से याद किया जा सकता है,
ठीक है। लड़कियों का समूह, जो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं उनका ग्रुप, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेबी, उसको भी बेबी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। जब कभी भी कोई भी प्रिजनर होता है, जब कभी भी हम किसी भी प्रिजनर की बात करते हैं, ठीक है, या किसी भी थीफ की बात करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये कौन है? ये एक चोर है, थीफ है, ये एक प्रिजनर है, ठीक है। प्रिजनर का जो ग्रुप होता है, या थीफ चोरों का जो ग्रुप होता है, ठीक, या कोई भी कॉन्विक्ट है, कोई भी दोषी है, उसका जो ग्रुप होगा, ठीक है। बहुत सारे, सपोज करो कॉन्विक्ट्स हो गए, बहुत सारे प्रिजनर्स एक जगह पे इकट्ठे हो गए, या बहुत सारे थीव्स एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो इनके जो ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड गैंग। इनके समूह को हम गैंग बोलेंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। गैंग इज ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स, कॉन्विक्ट्स एंड थीव्स, इनके समूह को हम लोग गैंग बोलते हैं। इसी तरह से जब कभी भी हम बात करते हैं सीढ़ियों के ग्रुप की, ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट वाली पिक्चर में देखिए, एक दो पिक्चर दी हुई है, मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। आप फर्स्ट वाले पिक्चर में देखिए, फर्स्ट वाले पिक्चर में आपने देखा कि यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ स्टेयर्स, ये वाला जो ग्रुप है स्टेयर्स का, ठीक, इन ग्रुप ऑफ स्टेयर्स को क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड फ्लाइट। क्या बोलेंगे हम इसको? फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। क्या बोलेंगे हम? फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ध्यान रखना है, फ्लाइट शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उड़ान के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। फ्लाइट शब्द का इस्तेमाल ग्रुप ऑफ स्टेयर्स के लिए भी किया जाता है, ठीक है। स्टेयर्स मतलब इस तरीके से स्टेयर्स के समूह के लिए भी फ्लाइट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस पिक्चर में आपको एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स ये दिख रहा है और दूसरा फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स ये दिख रहा है। दो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हैं, एक ये है यहाँ तक, ठीक है, और फिर दूसरा स्टेयर्स का ग्रुप ये यहाँ पे। इसी तरह से दूसरी पिक्चर में देखेंगे, एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स ये दिख रहा है, दूसरा फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स ये दिख रहा है, तीसरा फिर यहाँ पर आपको एक छोटा सा दिख रहा है जो कि आगे सीढ़ियों को लेके जा रहा है। तो ये जो ग्रुप होता है स्टेयर्स का, ये जो स्टेयर्स का जो समूह होता है, इसी को हम लोग फ्लाइट बोलते हैं। ये फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हो गया, ठीक है। तो फ्लाइट का इस्तेमाल स्टेयर्स और स्टेप्स के ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में जो भी हमने आज कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ा और नाउन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट हमने अभी कंप्लीट किया, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को कि जब कभी भी कोई भी ग्रुप नेम दिया होगा या कलेक्टिव नाउन दिया होगा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन दिया होगा और उसके साथ ऑफ लगा होगा, ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, उसके साथ ऑफ लगा होगा, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई कॉमन नाउन लिखा होगा जो उसी ग्रुप के नाम को इंडिकेट करता है, उसके बाद कोई भी नाउन अगर होगा, वो नाउन हमारा किस में होना चाहिए? नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ये फर्स्ट सेंटेंस में आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पर इंडिकेट किया। अ फ्लीट ऑफ शिप इज़ मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। मैंने क्या बोला? अ फ्लीट ऑफ शिप इज़ मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी फ्लीट की जिसमें बहुत सारे शिप्स हैं। सपोज करो एक शिप से तो फ्लीट नहीं बन जाएगा, फ्लीट तो जाहिर सी बात है कई सारे शिप्स से बनेगा। एक शिप होगा, दूसरा शिप होगा, तीसरा शिप होगा, चौथा शिप होगा, तो कई सारे शिप को हम लोग क्या बोलेंगे? शिप यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? शिप्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि एसएससी हो गया या डिफेंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, एनडीए और एयरफोर्स जैसे, ठीक है, एनडीए एयरफोर्स जैसे, और आपके बैंक जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे स्पॉटिंग एरर पोर्शन में पूछे जा सकते हैं। इस वजह से इस बात का ध्यान रखें, अ फ्लीट ऑफ शिप नहीं होगा, फ्लीट ऑफ शिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से जब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, बी वाले पार्ट की, तो अ बंडल ऑफ स्टिक इज रिक्वायर्ड नाउ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ बंडल ऑफ स्टिक इज रिक्वायर्ड। बंडल मैंने अभी आपको बताया, जब कभी भी हम बंडल शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के तुरंत बाद आने वाला है जो नाउन है, ये नाउन आपका किस में होना चाहिए? प्लूरल में होना चाहिए। अ बंडल ऑफ स्टिक नहीं, अ बंडल ऑफ स्टिक्स इज रिक्वायर्ड नाउ, ठीक है।
बंडल ऑफ स्टिक्स इज रिक्वायर्ड नाउ। अब ये आपका ये जो सब्जेक्ट बनता है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे, ये किसके हिसाब से आएगा, ये बंडल के हिसाब से आएगा, ये इस कलेक्टिव नाउन के हिसाब से आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ के जस्ट पहले वाले शब्द के हिसाब से ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से अ पेयर ऑफ ग्लव्स आर हेयर, ठीक है, सी वाले पार्ट में जो मैंने अभी आपको दूसरी इंफॉर्मेशन दी, पेयर ऑफ ग्लव्स, जाहिर सी बात है बिल्कुल सही है, 2 ग्लव्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसी वजह से मैंने अ पेयर ऑफ ग्लव्स बोला है, ठीक है। पर यहाँ पर ये जो आर लगा हुआ है ये ठीक नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का मतलब है ये क्या हो गया, ये एक ग्रुप बन गया, और जब ये एक ग्रुप बन गया तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या होना चाहिए, आर की जगह पे इज़ का इस्तेमाल होना चाहिए, आर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ के जस्ट पहले वाले शब्द के हिसाब से ही ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ के जस्ट पहले वाले शब्द के हिसाब से यूज़ किया जाएगा। ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को कि जब कभी भी हम किसी भी सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब या प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं इज़, हैज़, डज और वॉज, ये आपके सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। प्लूरल में कब आते हैं, प्लूरल में कौन आते हैं, आर, हैव, डू और वर, ये आपके प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स में यूज़ किए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, इसी वाले सेक्शन से नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी वाले सेक्शन से आगे कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, और कल जो भी क्लास आपकी होगी वो यहीं से आपकी कंटिन्यू की जाएगी, और इस वाले रूल को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।